हेलो एवरीवन, दिस इज सौम्या। वेलकम टू दोसर क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे साउंड चैप्टर जो कि क्लास 8th का है। आईसीएससी बोर्ड का चैप्टर है। ये चैप्टर आप लोग क्लास 7th में भी पढ़ चुके हो, ठीक है, बेसिक जानते हो इसका। आगे स्टार्ट करेंगे हम लोग क्या होता है साउंड, व्हाट इज़ साउंड। तो 3 बेसिक चीज़ें हैं इसकी, ये आप लोगों ने पढ़ रखी होंगी। साउंड क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। और दूसरी बात, साउंड कब प्रोड्यूस होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तभी साउंड प्रोड्यूस होता है। लास्ट लाइन है ट्रेवल इन मीडियम। हमेशा इसको एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, मीन्स सॉलिड, लिक्विड, गैस, कोई भी मीडियम हो, मीडियम में ही ट्रेवल करता है, वैक्यूम में ये ट्रेवल नहीं करता है। ओके, तो ये 3 बातें तो आपको क्लियर ही होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड की। साउंड के क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं, मीन्स अगर हम कहें कि आप डिफरेंट डिफरेंट साउंड जो प्रोड्यूस होता है उसको आप आइडेंटिफाई कर लेते हो कि ये ड्रम का साउंड है, ये कोई म्यूज़िकल साउंड है, ये कोई हॉर्न साउंड है, ये मम्मा का साउंड है, ये पापा का साउंड है, या किसी चाइल्ड का साउंड है। तो इस तरह से आप लोग डिफ्रेंशिएट कर लेते हो। क्यों कर लेते हो? क्योंकि साउंड का कुछ कैरेक्टरिस्टिक नेचर होता है, ठीक है। इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे। तो लाउडनेस के बारे में बात करेंगे, लाउडनेस या फिर इंटेंसिटी, और पिच के बारे में जानेंगे, क्वालिटी के बारे में जानेंगे, क्या होता है साउंड का, ठीक है। लेकिन इससे पहले हम लोग बात करेंगे टर्म्स, कुछ साउंड वेव से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं जो हम लोग को पता होने चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं क्या होता है ऑसिलेशन। व्हाट इज़ ऑसिलेशन? ऑसिलेशन या वाइब्रेशन क्या होता है? ऑसिलेशन का मतलब होता है जब आप लोग झूला झूलते हो तो क्या करते हो, जाके झूले पे बैठ जाते हो। तो जिस टाइम पे आप बैठे वो आपका क्या है, मेन पॉइंट है। ये झूला है आपका, मान लो, तो ये आपका मेन पॉइंट है, ठीक है। और स्टार्ट किया आपने झूला झूलना, तो सबसे पहले आप एक एक्सट्रीम पॉइंट पे जाओगे पीछे के साइड पे, और फिर आगे के साइड पे एक एक्सट्रीम पॉइंट पर जाओगे। मीन्स एक्सट्रीम पॉइंट मतलब कि मैक्सिमम जितना हो सकता है उतना आप डिस्टेंस कवर करोगे, ठीक है। तो एक बार पीछे का एक्सट्रीम पॉइंट कवर करना और एक बार आगे का करना, और उसके बाद वापस उसी मेन पॉइंट पे आ जाना, एक ऑसिलेशन कहलाता है, ठीक है। इसे ही हम ऑसिलेटरी मूवमेंट भी कहते हैं, और कई बार जब होता है तो इसे ही हम वाइब्रेशन भी कहते हैं। ओके, तो वेवलेंथ क्या होती है, हम समझ गए ऑसिलेशन क्या होता है। इसको अगर हम वेव्स के फॉर्म में लिखें तो कुछ इस तरह से वेव्स बना सकते हो। मीन्स यहाँ आपका मेन पॉइंट मान लो, तो एक मेन पॉइंट से आप एक्सट्रीम पॉइंट तक गए, और फिर दूसरे एक्सट्रीम पॉइंट तक गए, और वापस आप मेन तक आ गए, तो यहाँ तक हो गया आपका एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब वेवलेंथ क्या होती है? तो वेवलेंथ का मतलब होता है, वेव नाम से ही जैसे आप ब्रेक करके देखो, तो वेव मतलब कि एक वेव, ठीक। और लेंथ मतलब एक वेव की जो लेंथ होती है उसे ही हम वेवलेंथ कहते हैं। अब वेव क्या होती है? हमने 7th क्लास में पढ़ा है कि साउंड जो चलता है, ट्रेवल करता है, वो लॉन्गिट्यूडनल वेव में ट्रेवल करता है। वेव 2 टाइप की होती है ना, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो साउंड जब ट्रेवल करता है तो लॉन्गिट्यूडनल वेव में ही ट्रेवल करता है, ठीक है। अब वेव के फॉर्म में ट्रेवल होता है, इसलिए वेव की जो लेंथ होती है उसे ही हम कहते हैं वेव लेंथ, ठीक है। मीन्स एक वेव में जितना डिस्टेंस कवर होता है उसको हम कह सकते हैं वेव लेंथ। मीन्स एक मेन पॉइंट से आप स्टार्ट किए चलना, और जब वापस से उसी मेन पॉइंट पे आ गए तो वहाँ तक का डिस्टेंस कहलाता है उस वेव का वेव लेंथ, ठीक है। इसको आप सॉरी इसको आप ये भी कह सकते हो, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट एंड थ्रस्ट इज कॉल्ड वेवलेंथ, ठीक है। यहाँ पर जो ये 2 टर्म है, इसका मतलब होता है, इसका क्रेस्ट का मतलब होता है ऊंचाई, मतलब हाइट, मैक्सिमम कितनी हाइट कवर की, इसको कहते हैं क्रेस्ट। तो एक क्रेस्ट हो गया और एक थ्रस्ट, ठीक है, ये नीचे दाना। तो ये दोनों सिंगल सिंगल मिलाने के बाद उन दोनों को मिलाकर हम एक वेवलेंथ कहते हैं, ठीक है। तो ये दूसरी डेफिनेशन हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। व्हाट इज़ फ्रीक्वेंसी? तो फ्रीक्वेंसी किसी भी चीज़ की ले लो, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे कितनी बार वो वर्क रिपीट हुआ है उसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ वेवलेंथ में भी है। यहाँ पर भी
द नंबर ऑफ वाइब्रेशन बाय वेव इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। मीन्स 1 सेकेंड में जितना नंबर ऑफ वाइब्रेशन कंप्लीट किया है या जितना वाइब्रेशन कंप्लीट हुआ है, ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ है, उसको हम उसका फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, मान लो 1 सेकेंड में कोई वेव चल रही है, वो 10 वेव कंप्लीट कर रही है, मतलब 10 ऑसिलेशन कंप्लीट कर रही है, और कोई दूसरी वेव है 1 सेकेंड में वो केवल 5 वेव कंप्लीट कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी क्या हो गई 10 और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 5। फॉर्मूले से कैसे निकाल सकते हो आप इसको, तो F से हम डिनोट करते हैं फ्रीक्वेंसी को। F इक्वल टू होता है 1/टाइम। तो टाइम पीरियड क्या है, टाइम पीरियड है 1 सेकेंड। तो यहाँ पर जितना भी वैल्यू आएगा 1 की जगह हमारा हो जाएगा 10, 15, 13, जितना भी वैल्यू होगा यहाँ आप जब लिखोगे तो उतना ही वैल्यू निकल के आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी आपकी 10। और यूनिट होती है हर्ट्ज। ठीक है, हर्ट्ज इसकी यूनिट होती है। और एक चीज़, जो वेव लेंथ होती है उसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। इसके पहले आपने एक टॉपिक पढ़ा ना वेव लेंथ का, तो उसको हम लैम्डा इस तरह से कुछ लिखा जाता है, इससे डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गई फ्रीक्वेंसी और ये आपका बीच में एक टॉपिक रह गया था लैम्डा। ओके, अब टाइम पीरियड क्या होता है, तो टाइम पीरियड क्या है, तो एक वेव को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड। ठीक है, दोनों में फ़र्क समझिए। फ्रीक्वेंसी क्या है, एक सेकेंड में कितने वेवलेंथ कंप्लीट हुए, मीन्स 1 सेकेंड में कितनी वेव्स कंप्लीट हो रही हैं, नंबर ऑफ वाइब्रेशन कितने हो रहे हैं, वो फ्रीक्वेंसी कहलाती है। और एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में, एक वेव कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड। ओके, इसी फॉर्मूले से आप इसको निकाल सकते हो कन्वर्ट करके, जिससे कि आपने लिख दिया T=1/f। ठीक है, यहाँ हो जाएगा फ्रीक्वेंसी 1/f। तो ये हो गया फॉर्मूला इसका। इस तरह से आप फ्रीक्वेंसी समझ गए, टाइम पीरियड समझ गए। अब हम बात करते हैं एम्पलीट्यूड की। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड का मतलब होता है कि आप मेन पॉइंट से स्टार्ट किए चलना और एक्सट्रीम मैक्सिमम जितना हाइट कवर किए, जितना पीक पॉइंट ऊपर भी और नीचे भी जितना कवर किए, उसको मेन पॉइंट से उस हाइट को हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। ओके, इसे हम स्मॉल a से डिनोट करते हैं। तो हम लिख सकते हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव ऑन आइदर साइड, कोई भी साइड हो सकता है, ऊपर भी, अप भी, डाउन भी, इज नोन एज एम्पलीट्यूड। ओके, इसका भी जो यूनिट होगा मीटर में होगा क्योंकि ये डिस्टेंस है। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक नेचर्स ऑफ साउंड की। ठीक, तो सबसे पहले हमने बात की थी लाउडनेस की, तो उसके बारे में जानेंगे लाउडनेस क्या होता है। तो लाउडनेस का मतलब क्या होता है कि आवाज़ कितनी तेज है। ठीक है, आप एक बार बोलो धीरे से, आप एक रूम में बैठे हो बिल्कुल धीरे से बोल रहे हो, जैसे मैं बोल रही हूँ। ठीक, आप किसी बड़े हॉल में बोल रहे हो, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हो, तो वो क्या हुआ, लाउड हो गई आपकी जो साउंड है। और एक छोटे से रूम में आप धीरे से बोल रहे हो तो उसको कहेंगे लाउडनेस आपकी कम है। ठीक है, तो लाउडनेस होती क्या है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड, मतलब कितनी इंटेंसिटी के साथ आप, कितनी एनर्जी के साथ आप आवाज़ को बोल रहे हो, ये क्या है। तो लाउडनेस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड विच डिस्टिंग्विश सॉफ्ट साउंड एंड लाउड साउंड। सॉफ्ट साउंड और लाउड साउंड के को आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो इस कैरेक्टर के थ्रू। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं फैक्टर्स कौन कौन से इफेक्ट करते हैं लाउडनेस पे। तो 3 मेजर फैक्टर हैं जो डिपेंड करते हैं लाउडनेस पे। मीन्स आवाज़ आपको तेज़ सुनाई देगी या धीमी सुनाई देगी, ये 3 मेजर फैक्टर होते हैं। एक तो होता है एम्पलीट्यूड। अगर हम कहें हाई एम्पलीट्यूड है किसी वेव का तो वहाँ पर लाउडनेस ज़्यादा होगी, और लो एम्पलीट्यूड है किसी भी वेव का तो वहाँ पर लाउडनेस कम होगी। मीन्स एम्पलीट्यूड के बढ़ने से लाउडनेस भी बढ़ेगी। क्लियर। दूसरी बात, एरिया ऑफ वाइब्रेशन, वाइब्रेटिंग बॉडी। जो भी वाइब्रेटिंग बॉडी है, जो भी बॉडी वाइब्रेट कर रही है, वो जब लार्ज एरिया की होगी तो वहाँ पर साउंड, वहाँ पर लाउड होगा आवाज़। अगर यहाँ पर देखो आप, कोई ड्रम है, एक छोटे सरफेस में बना हुआ ड्रम है और एक बड़े सरफेस पे बना हुआ ड्रम है, आप इस पर स्ट्राइक करोगे तो साउंड कितना प्रोड्यूस होगा, और इस पर स्ट्राइक करोगे तो कितना साउंड प्रोड्यूस होगा। ऑब्वियसली इस पे साउंड ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, लाउड होगा इसका जो साउंड होगा।
ठीक है। तो क्यों? क्योंकि यहाँ पर सरफेस एरिया बढ़ा है, यहाँ पर हमने एरिया को बढ़ा दिया है, जबकि यहाँ पर स्ट्रेच मेम्ब्रेन का एरिया बहुत ही कम है। दूसरा फैक्टर हो गया। थर्ड फैक्टर है डिस्टेंस। भाई लिसनर का सोर्स से कितना डिस्टेंस है ये भी मैटर करता है। मान लो आपके घर से थोड़ी दूरी पर कोई साउंड या फिर कोई डीजे बज रहा है तो आपको धीरे धीरे सुनाई दे रहा है, लेकिन अगर आपके घर पे ही डीजे बजा दिया जाए तो आपको लाउड सुनाई देगा। तो डिपेंड हो गया ना, मतलब डिस्टेंस आपका सोर्स से जितना दूर है उतनी ही धीरे आवाज़ सुनाई देगी। मान लो ये कोई म्यूज़िक बज रहा है तो इस बच्चे को ज़्यादा आवाज़ सुनाई देगी, लाउड सुनाई देगा, और इस बच्चे को कम सुनाई देगा। ठीक है। तो ये 3 मेजर फैक्टर होते हैं लाउडनेस को कम करने के या ज़्यादा करने के। इसके अलावा भी कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे ह्यूमिडिटी कितनी है, टेम्परेचर कितना है एटमॉस्फेयर का, तो इन सब चीज़ों से भी वैरी कर जाता है लाउडनेस। ओके, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं पिच की। व्हाट इज़ पिच? तो साउंड का जो पिच होता है इसका मतलब होता है कि आवाज़ कितना पतला है और कितना मोटा है। ठीक है, मतलब श्रिलनेस। पतला मतलब कि श्रिल आवाज़, श्रिल वाला जो साउंड प्रोड्यूस होता है, जैसे आपका मम्मा बोलती हैं तो वो श्रिल यानी पतली आवाज़ में बोलती हैं। ठीक है, तो उनका जो पीच होगा वो भी काफ़ी हाई होता है। ठीक, हाई पीच, हाई श्रिलनेस। ठीक है, और पीच डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे। जब किसी साउंड के वेव की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, किसी साउंड का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा तो पीच हाई होगा, यानी श्रिलनेस भी हाई होगा। ठीक है, लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी कम होगा तो उसका पीच भी कम होगा और श्रिलनेस भी कम होगा। ठीक है, मीन्स हम कह सकते हैं फ्लैटर साउंड प्रोड्यूस होगा। मीन्स अगर आप पापा का आवाज़ सुनोगे तो आपको वो मोटा सा लगेगा, ठीक, फ्लैट साउंड रहेगा। ठीक, लेकिन अगर आप मम्मा का सुनोगे या किसी चिल्ड्रन का सुनते हो तो आपको पतला सा आवाज़ लगेगा, श्रिल साउंड रहेगा। ठीक है, तो समझ जाओ श्रिल साउंड मतलब बहुत हाई पिच एंड हाई फ्रीक्वेंसी श्रिल साउंड। ठीक, लो पिच लो फ्रीक्वेंसी मीन्स फ्लैटर साउंड, जैसे आपके फादर का। ओके, तो ये होता है डिफ्रेंशिएशन। पिच क्या है? एक तरह का साउंड का कैरेक्टरिस्टिक है जो डिफ्रेंशिएट करता है साउंड फ्रॉम ए ग्रेव। मतलब कि एक ग्रेव साउंड और फ्लैट साउंड को डिफ्रेंशिएट करता है। ग्रेव मतलब श्रिल साउंड। ठीक है, डिपेंड करता है ये फ्रीक्वेंसी पे, ऑलरेडी हम डिस्कस कर लिए। और हाई फ्रीक्वेंसी होगा हाई पिच होगा, और लो फ्रीक्वेंसी होगा तो लो पिच होगा। ओके, एग्जाम्पल में अगर देखो, बर्ड कोई जब बोलता है तो उसका आवाज़ कैसा आपको सुनाई देता है? श्रिल सुनाई देता है ना, तो इसका मतलब वो हाई पिच में बोल रहा है। तो बर्ड का जो साउंड होगा हाई पिच साउंड होता है, और लॉयन जब रॉर करता है तो उसका साउंड लो पिच होता है। ठीक है, मोटा आवाज़ होता है। आप विशल बजाते हो तो उसका हाई पिच साउंड होता है, पतला होता है। ड्रम बजाते हो तो उसका लो पिच साउंड होता है, मीन्स कम फ्रीक्वेंसी का होता है। ठीक है, तो इन तीनों चीज़ों में आपको एक बैलेंस बना कर रखना है। ठीक है, हम लिख देते हैं कि अगर आपका फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो पिच भी बढ़ेगा। ठीक, पिच बढ़ेगा तो श्रिलनेस भी बढ़ेगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी आपका लो होगा तो पिच भी लो होगा और श्रिलनेस भी लो होगा। ओके, तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। अब डिफरेंस क्या होता है पिच और फ्रीक्वेंसी में? तो पिच और फ्रीक्वेंसी दो अलग अलग चीज़ें हैं। फ्रीक्वेंसी क्या है? एक तरह का फिजिकल क्वांटिटी है, मीन्स हम कह सकते हैं क्वांटिटेटिव यूनिट है, जिसके में एक मैग्नीट्यूड भी होता है और एक यूनिट भी होता है। मीन्स अगर हम किसी भी चीज़ की, किसी भी वेव के साउंड की फ्रीक्वेंसी की बात करें तो हम लिख देते हैं 10 हर्ट्ज, ऐसे लिख देते हैं ना। तो 10 हर्ट्ज क्या है? हर्ट्ज क्या हो गया? यूनिट हो गया, और ये हो गया मैग्नीट्यूड। तो इस फॉर्म में हम फ्रीक्वेंसी को लिखते हैं। बट कहें अगर आप पिच को इस तरह से लिखो तो लिख पाओगे नहीं, क्योंकि इसके पास कोई अपना यूनिट नहीं है। इसमें कोई भी जो आप उसको रिप्रेजेंट करोगे तो उसमें वो किसी मैग्नीट्यूड से नहीं रिप्रेजेंट करोगे, जबकि पिच आपके फ्रीक्वेंसी को बताता है। ओके, फ्रीक्वेंसी क्या है? साउंड इज़ द नंबर ऑफ वेव इन यूनिट टाइम। ठीक है, हम पढ़ चुके हैं।
तो ये फ़र्क होता है फ्रीक्वेंसी और पिच के बीच में, ठीक है। पिच क्या है? क्वालिटेटिव साउंड है, एक तरह की क्वालिटी है साउंड की जो डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पर। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग क्वालिटी ऑफ साउंड की। एक मतलब टर्म आता है जिसे हम बोलते हैं टिम्बर। टिम्बर क्या है? तो क्वालिटी ऑफ साउंड है, एक तरह का क्वालिटी है साउंड का। मीन्स अगर हम कहें कि जब पिच डिफरेंट होती है, वेवलेंथ डिफरेंट होती है, फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होती है, तब साउंड आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। बट मान लो कहीं पिच भी सेम हो, फ्रीक्वेंसी भी सेम हो, लाउडनेस भी सेम हो, तब क्या करोगे? तब आप किस तरह से उनको डिफ्रेंशिएट करोगे? मान लो एक आपके पास ट्यूनिंग ट्यूनिंग फॉर्क है और आपके पास फ्लूट है, दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम है, लाउडनेस सेम है, सेम फ्रीक्वेंसी से सेम लाउडनेस से दोनों से आवाज़ निकली, साउंड प्रोड्यूस हुआ, तो आप आसानी से डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि ये फ्लूट का साउंड है और ये ट्यूनिंग फॉर्क का। ठीक, कैसे कर सकते हो? तो उसके क्वालिटी ऑफ साउंड से कर सकते हो। मीन्स हर एक साउंड का अपना एक क्वालिटी होता है, अपना एक हार्मोनिक होता है, जिसकी वजह से आप उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। हार्मोनिक का मतलब होता है एक पैटर्न चलता है, सेकेंडरी पैटर्न वेव चलता है जो उसी वेव के साथ साथ चलता है। मीन्स यहाँ पर ट्यूनिंग फॉर्क का आप देख रहे हो वेव बिल्कुल सिंपल है, रेगुलर वे में है। यहाँ पर आप थोड़ा सा इसको कर्व लिए हुए देख रहे हो, तो ये जो कर्व है ये एक तरह का सेकेंडरी पैटर्न है जो वेव के साथ साथ चलता है, और इसे ही हम कहते हैं हार्मोनिक्स। और इसी की वजह से उस वेव का शेप और चेंज हो जाता है, ठीक है, शेप चेंज हो जाता है और उसकी क्वालिटी चेंज हो जाती है। ओके, जिससे हम पता लगा लेते हैं कि ये साउंड किससे आ रहा है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं म्यूज़िक एंड नॉइस की। व्हाट इज़ म्यूज़िक एंड नॉइस, क्या डिफरेंस है दोनों में? तो भाई म्यूज़िक का मतलब होता है अगर किसी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट से कोई साउंड प्रोड्यूस हो रहा है तो बहुत ही प्लेजेंट सा साउंड होगा और बहुत ही सूदिंग सा साउंड होगा जो आपको सुनने में अच्छा लगेगा, ठीक है, बस वही म्यूज़िक है। लेकिन अगर कोई पीछे से हॉर्न बजा दे तो आपको कैसा लगेगा? बहुत इरिटेटिंग फील होगा, उसका साउंड बिल्कुल बंद करने वाला होगा, बिल्कुल बहुत गंदा सा होगा, आप कान पे हाथ लगा लोगे, तो उसे हम कहते हैं नॉइस, ठीक है। तो म्यूज़िक क्या है? म्यूज़िक एक ऐसा साउंड है जो प्लेजेंट साउंड होता है, और किससे प्रोड्यूस होता है? तो पियानो, गिटार, फ्लूट, इस तरह की म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट से प्रोड्यूस होता है, इसे हम कहते हैं म्यूज़िक। जबकि नॉइज़ जो है वो कहाँ से प्रोड्यूस होता है? वो अनप्लेजेंट सा साउंड होता है, जैसे व्हीकल से हो रहा है, क्रैकर्स से हो रहा है, मशीन से जो निकलने वाला साउंड है उसको भी हम नॉइज़ कहते हैं, ठीक है। तो दोनों का जो वेव होता है वो डिफरेंट होता है। म्यूजिकल साउंड का जो वेव होगा, वो जो नोट होगी वो बहुत ही रेगुलर वे में होगी, ठीक है। जैसे एक मेन पॉइंट से चला और फिर वो कंप्लीट करते हुए दूसरे मेन पॉइंट तक आया, तो ये आपको रेगुलर वे में दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पे आप वेव्स को देखो, बहुत ही इरेगुलर वे में मैनर में चल रही है, तो इसे कहते हैं नॉन नॉइस। ओके, तो डिफरेंस आप समझ गए। डिफरेंस की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आप जान लो कि जो साउंड म्यूज़िकल साउंड यहाँ पर आप नोट कर सकते हो, म्यूज़िकल जो साउंड होगा वो प्लेजेंट होगा, जबकि नॉइस अनप्लेजेंट साउंड होगा, ठीक है। इसमें जो पिच होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा। मीन्स ऐसा नहीं है कि एक बार पिच बढ़ा, एक बार लो हुआ, फिर बढ़ा, फिर लो हुआ, आराम से एक कांस्टेंट टाइप से चलता रहेगा, पिच हो या फ्रीक्वेंसी हो, लेकिन यहाँ पर वेरी करेगा, ठीक है। आप लोग कब जब भी कभी हॉर्न सुनते हो तो बहुत तेज़, बहुत इरिटेटिंग होता है, तो उसका जो पिच होता है वो वेरी कर रहा होता है, फ्रीक्वेंसी वेरी कर रहा होता है, जिसकी वजह से वो इरिटेटिंग सा साउंड देता है, ठीक। यहाँ पर जो मोशन होगा मीन्स वाइब्रेशन होगा, रेगुलर वे में होगा, यहाँ पर इरेगुलर वे में होगा, कोई रेगुलर मोशन नहीं होगा, ठीक। यहाँ पर जो म्यूज़िकल साउंड प्रोड्यूस होता है उसमें आपको मीनिंगफुल लगेगा, वो कम्युनिकेशन वाला लगेगा, बट यहाँ पर कोई मीनिंग नहीं होगा उस साउंड का, ठीक है। आप इसको हर्ट्ज यूनिट में आसानी से लिख सकते हो म्यूज़िकल साउंड को, बट जो नॉइस का जो साउंड प्रोड्यूस होगा उसके लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा डेसिबल यूनिट यूज़ करनी पड़ेगी, जो कि बहुत हाई रैंक को वो लेती है, ठीक है। तो ये छोटा सा डिफरेंट हो गया म्यूज़िकल साउंड और नॉइस के बीच में। अब बात करते हैं हम लोग म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट की। तो क्या होते हैं म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट?
जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो अलग अलग एप्लीकेशन, अलग अलग प्रॉपर्टी के होते हैं जिसकी वजह से उसमें साउंड प्रोड्यूस होता है। तो उसके अकॉर्डिंग 3 टाइप के म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं, जैसे विंड इंस्ट्रूमेंट, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट और स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, जो विंड इंस्ट्रूमेंट होते हैं, विंड मतलब कि हवा। ठीक, तो हवा की वजह से एक होलो कॉलम के अंदर वो जो एयर वाइब्रेट होती है उसकी वजह से जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसको कहते हैं विंड इंस्ट्रूमेंट से। ठीक, तो साउंड प्रोड्यूस्ड बाई कहाँ से, वाइब्रेशन एंड एयर कॉलम इनसाइड द वुडन पार्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, वुडन पार्ट हो सकता है, मेटलिक पार्ट हो सकता है, किसी में भी होलो कॉलम होगा, इस तरह का होलो कॉलम होगा और उसके अंदर जब आप फूंक मारोगे या फिर हवा जब वाइब्रेट करेगी तो उसकी वजह से जो साउंड प्रोड्यूस होगा उसे हम कहेंगे विंड इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, इसके एग्जांपल बहुत सारे हो सकते हैं, फ्लूट है, शहनाई है, ज़ाइलोफोन है, फ्रेंच जो हॉर्न आते हैं इस तरह के, वो सब हो सकते हैं। तो इसके भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, आपको देखना जो हवा से फूंक के बजाए जाते हैं उसको हम कहते हैं विंड इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट है परकशन इंस्ट्रूमेंट। तो परकशन इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है स्ट्रेच मेम्ब्रेन। ठीक, मतलब जहाँ से स्ट्रेच मेम्ब्रेन की वजह से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है उसे हम कहते हैं परकशन इंस्ट्रूमेंट। जैसे कि तबला है, ढोलक है, ड्रम है, जैसे कि द इंस्ट्रूमेंट इन विच साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिच स्किन। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे तो एक स्ट्रिच मेम्ब्रेन लगी होती है, स्किन लगी होती है। ठीक, इसे हम परकशन कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में आप तबला हो सकता है, ड्रम हो सकता है, अंदर पूरा होलो पार्ट होता है और चारों तरफ से दोनों साइड से आपका स्ट्रेच मेम्ब्रेन से वो घिरा होता है। तो जब आप इस पर स्ट्राइक करते हो तो उसी मेम्ब्रेन की वजह से, स्ट्रिचिंग मेम्ब्रेन की वजह से ही उस पर साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, यहाँ पर जो फ्रिक्वेंसी होती है साउंड की वो डिपेंड करती है उसकी स्ट्रिचिंग से, मतलब स्किन कितनी, आपने जो मेम्ब्रेन है कितना टाइटली उसको स्ट्रिच करके रखा है। अगर थोड़ा सा भी लूज है तो साउंड डिफरेंट आएगा। ठीक है, तो ये होते हैं परकशन इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट। तो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, स्ट्रिंग का मतलब होता है वायर। ठीक है, तो वायर को प्लग करना, उसको स्ट्राइक करना, तो इन सब चीज़ों से, वायर से जो साउंड प्रोड्यूस होता है, वायरिंग से जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसको कहते हैं स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट। जैसे सितार है, वायलिन है, एक्सेट्रा। यहाँ पे आप देखो ये इस तरह की वायर्स लगी होती हैं, पतली पतली मेटलिक वायर लगी होती है, इसको प्लग करके, स्ट्रिंग करके, प्रेस करके डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यहाँ पर साउंड प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, तो इन्हें हम कहते हैं स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, एग्जाम्पल आपका, अच्छा, यहाँ पर जो फ्रिक्वेंसी होती है वो डिपेंड करती है लेंथ, आपका जो स्ट्रिंग का जो लेंथ है वो उस पर डिपेंड करता है, उसकी थिकनेस पर डिपेंड करता है, उसकी टाइटनेस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये आपको बात ध्यान रखनी है कि किस चीज़ पर डिपेंड करता है। ठीक है, मान लो आपका जो वायरिंग है उसका वो लूज़ है, ठीक है, स्ट्रिंग आपका लूज़ है तो उसमें डिफरेंट साउंड प्रोड्यूस होगा। थिकनेस उसकी है, मतलब कम ज़्यादा है तो भी डिफरेंट साउंड प्रोड्यूस होगा, लेंथ ज़्यादा है कम है उससे भी डिफरेंट साउंड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो ये वेरी करता है। नेक्स्ट बात करते हैं यूनिट ऑफ लाउडनेस की। लाउडनेस की क्या यूनिट होती है? अभी हमने जैसे बात की थी कि हर्ट्ज में और डेसिबल में यूनिट हम लेते हैं। ठीक, लेकिन नॉर्मली जो हम एनवायरनमेंट में यूनिट लाउडनेस के लिए लेते हैं वो डेसिबल में लेते हैं। ठीक है, कैसे? तो लाउडनेस ऑफ साउंड मेजर्ड यूनिट इज कॉल्ड डेसिबल। इस तरह से डीबी स्मॉल में डी और कैपिटल में बी लिखते हैं। ठीक है, और एक बात, जो डेसिबल में हम मेज़र करते हैं उसमें आपको जानना ज़रूरी है, ह्यूमन ईयर कैन पिक्ड साउंड फ्रॉम 10 डेसिबल टू 180 डेसिबल। ठीक है, 10 डेसिबल से 180 डेसिबल तक का साउंड ही एक ह्यूमन ईयर सुन सकता है। इसके अलावा इससे ज़्यादा भी नहीं सुन सकता, इससे कम भी नहीं सुन सकता। ठीक है, मीन्स, और एक बात, 50 डेसिबल से 60 डेसिबल तक के बीच का जो साउंड सुनेगा कोई भी ह्यूमन बीइंग वो उसके लिए नॉर्मल होगा। अगर उससे कम सुनता है या उससे ज़्यादा सुनता है, कम सुनता है तो बहुत कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर 60 डेसिबल से वो ज़्यादा सुनता है, 80 डेसिबल, 90 डेसिबल से भी ज़्यादा सुनता है, तो उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी उसके ईयर में।
ठीक है, कह सकते हो आप 80 डेसिबल का जो साउंड होता है वो टॉलरेबल होता है, आप टॉलरेट कर सकते हो, सहन कर सकते हो। बट 80 से ऊपर का जो डेसिबल का साउंड होगा वो आपके लिए हार्मफुल होगा। 90 डेसिबल से ऊपर का जो साउंड होगा वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, मीन्स इरिटेट कर सकता है आपको, हाई बीपी कर सकता है, हेडेक कर सकता है, और डिस्टर्ब स्लीपिंग में डिस्टर्ब कर सकता है, और हियरिंग लेस कर सकता है, आपकी स्ट्रेस फील करा सकता है, और आपके वर्क इफिशिएंसी को रिड्यूस कर सकता है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, ये जो आपकी टेबल दे रखी है, बुक में भी ये चार्ट दे रखा है आपके कि कौन सा साउंड आपका कितना डेसिबल का है, कौन सा आपको सुनना चाहिए, किससे आपको दूर रहना चाहिए। ठीक है, तो ये आप लोग देखिएगा, यहाँ पर देखो, जैसे व्हीकल का साउंड है वो हमारे लिए हॉर्न का साउंड है, ये देखो 110 डेसिबल का है, तो 90 से ऊपर हो गया ना, तो हमें इससे दूर होना चाहिए। ठीक है, स्पीकर का साउंड है वो 100 डेसिबल तक का होता है, तो वो भी क्या है, हाई साउंड हो, 90 डेसिबल से ऊपर हो गया वो भी हमारे लिए हार्मफुल है। अब यहाँ पर जितने भी आपके जेट के, मशीनरी के, इन सब चीज़ों के साउंड्स दे रखे हैं, ये सब आपके लिए हार्मफुल है। अगर आप यहाँ से 40 से लेके 60 तक का, 70 तक का साउंड सुनते हो तो वो आपके लिए मैनेजेबल है। आप केवल सिंपल फुसफुसा रहे हो ना, तो उसमें भी आपका 20 डेसिबल का साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, लीफ जब हिल रही होती है, रशलिंग कर रही होती है, तो उसमें भी 10 डेसिबल का साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो ये आपके नॉलेज के लिए बताया गया है। नेक्स्ट है मोनोटोन, लास्ट टॉपिक है मोनोटोन क्या होता है। ठीक, जैसे अभी हम बात करें, हम पढ़ रहे हैं, ए साउंड विच नेवर चेंज और गोज अप और डाउन इज कॉल्ड मोनोटोन। ए मोनोटोन साउंड नेवर चेंज इन पिच, लाउडनेस, टिम्बर। तो ये क्या है, हमारे बोलने में कोई उतार चढ़ाव नहीं, कोई वेव नहीं समझ में आ रही है। ठीक है, तो एक ही टोन में हमारा साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, इसे हम कहते हैं मोनोटोन। मीन्स ए साउंड विच नेवर चेंज, कभी भी उसका चेंज ना हो, क्या, गोज अप एंड डाउन, अप एंड डाउन चेंज ना हो, वो सिंपल एक ही टोन में चलता रहे, उसको कहते हैं मोनोटोन। ठीक है, पिच, लाउडनेस, टिम्बर सब सेम हो, उसमें कोई चेंज ना हो। ठीक है, इसे हम कहते हैं मोनोटोन। मोनोटोन मीन्स वन टोन, सिर्फ सिंगल टोन में होता है। तो मोनोटोन इज वॉइस इज विच देयर नो चेंज इन पिच, एम्पलीट्यूड। ठीक है, मीन्स उसमें कोई चेंज ना हो, सिर्फ एक ही टोन में कोई भी आवाज़ निकले, उसे हम कहते हैं मोनोटोन। इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग है। तो आज से ये जो चैप्टर है आपका, इसी एक ही वीडियो लेक्चर पे कंप्लीट हो जाता है। कुछ भी आपकी बुक में एक्स्ट्रा दे रखा हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपका फिर से वो लेक्चर फिर से आपका कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।